Okay, so a very warm welcome Uh, once again. We are starting our project, Automotive Consumer Analytics Project. तो इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने प्रीवियस सेशन में ये देखा है कि an automotive company wants to decide which markets, powertrains, charging services, connected features, purchase channels and service improvements deserve investment. ठीक है। और हमने लास्ट सेशन में डेटा सेट के बारे में भी बात की थी, जो डेटा सेट हमें प्रोसेस करना है। सो डेटा सेट के अंदर हमारे पास 3500 सिंथेटिक कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन है, और ये कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन अक्रॉस 8 डिफरेंट कंट्रीज, 8 डिफरेंट मार्केट्स के अक्रॉस है। और उसमें 26 कॉलम्स हैं, जिन्हें हम 26 वेरिएबल्स बोल रहे हैं। ठीक है। जो बिजनेस क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कौन से टाइप के व्हीकल को हमें प्रमोट करना है। ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, या कंबशन इंजन वाले इंजन्स को हमें प्रमोट करना है। ठीक है। और उसका डेटा सेट के अंदर प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन कॉलम के अंदर डेटा अवेलेबल है, और ईवी इंटेंडर कॉलम के अंदर डेटा अवेलेबल है। सिमिलरली बिजनेस ये जानना चाहता है, जो भी ऑटोमोटिव कंपनी है वो ये समझना चाहती है, चार्जिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो वो ये समझना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहाँ है। ठीक है। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो चार्जिंग चाहते हैं बट उनके पास एक्सेस नहीं है। ठीक है। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप समझना चाहती है कंपनी। सिमिलरली ब्रांड रिटेंशन समझना चाहती है कि कितने लॉयल कस्टमर्स हैं हमारे मार्केट में। ठीक है। जो कस्टमर्स ऑलरेडी हमारी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक, उसमें से कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं और वो लॉयल भी हैं। अगर हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री या मार्केट में, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो उसे परचेज करना चाहते हैं। ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज ब्रांड रिटेंशन। ठीक है। कि हमारी ब्रांड के प्रति कितने लोग लॉयल हैं और कितने जनरल हैं जो किसी भी दूसरे ब्रांड में स्विच करने को तैयार हैं। ठीक है। बेशक अभी मान लो वो टाटा का प्रोडक्ट यूज करते हैं, टाटा की गाड़ी यूज करते हैं, बट अगर बीवाईडी इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बीवाईडी में भी स्विच कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। तो ये एनालिसिस हमें करनी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। इस तरीके से और भी कई सारे सवाल हैं। जैसे बिजनेस ये समझना चाहता है, डिजिटल सेल्स, क्या हमें कस्टमर्स को डायरेक्ट परचेज ऑफर करना चाहिए, जैसे कि क्या वो एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सके। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी एप्स देखी हैं, स्पिनी, कार्स 24, ये सब क्या करती हैं कि आपको मोबाइल फोन पे ही गाड़ी दिखाती हैं। आपको स्टोर पे जाने की या शोरूम जाने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी के सारे फीचर्स मोबाइल फोन के ऊपर ही देख लेते हो, और अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है तो आप बुक कर देते हो। तो गाड़ी लेकर के उनका एक बंदा डेमो के लिए आपके घर आ जाता है। अगर अब आपको अच्छी लगती है तो आप उसे ऐप के थ्रू ही परचेज कर लेते हो, और ऐप में ही उसमें ऑप्शंस हैं फॉर लो फॉर लोन्स और डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस। अगर जैसे आपको रिफंड इनिशिएट करना है, आपको गाड़ी नहीं पसंद आई, आप वापस करना चाहते हो अपनी गाड़ी, तो वो सारा का सारा सिस्टम आज की डेट में एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है। सो बिजनेसेस ये जानना चाहते हैं कि क्या, जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर करूं, तो क्या नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हम एप्स के थ्रू या डिजिटल सेल्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं। क्या हमें उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो एक बिजनेस के पास हैं, और इन सवालों के जवाब डेटा एनालिस्ट उन्हें देगा। ठीक है। और डेटा एनालिस्ट कौन है। आप लोग डेटा एनालिस्ट हो। ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि हम बिजनेस के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करके हम उन्हें कैसे डिसीजन दे पाएंगे, ताकि वो हमारी, जो भी हम उसको एनालिटिकल इंफॉर्मेशन दें, उस एनालिटिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सकें। ठीक है। आई बिलीव यहां तक बात सभी को क्लियर है। इसके बाद में सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स की हमने बात की थी। ठीक है। कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो एआई को वैल्यू करते हैं या ओवर द एयर अपडेट्स के लिए रेडी हैं, कि आपने गाड़ी परचेज की, आपकी गाड़ी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपको शोरूम ले जाने की जरूरत नहीं है अपनी गाड़ी में फीचर अपडेट कराने के लिए, या गाड़ी का कोई भी फर्मवेयर अपडेट कराने के लिए।
इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन आपकी गाड़ी अपडेट हो जाएगी, नए वर्जन ऑफ योर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के अक्रॉस क्वेरीज हैं बिजनेसेस की कि क्या हमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड अपडेट्स ओवर द एयर फीचर फैसिलिटी डालनी चाहिए गाड़ी के अंदर। कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस चीज के लिए रेडी हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स रेडी हैं कि हाँ ठीक है जी हम कंफर्टेबल हैं, आप हमारी गाड़ी को ओवर द एयर अपडेट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो डर सकते हैं कि नहीं यार कहीं मेरी गाड़ी हैक ना हो जाए। इंटरनेट से अगर कोई नॉर्मल कंपनी अगर उसे अपडेट कर सकती है तो हो सकता है कभी कोई अटैकर मेरी गाड़ी को हैक कर ले और जब मैं हाईवे पे जा रहा हूं तो वो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दे, या उसके पैचेस को अपडेट ऐसे कर दे कि मेरी ब्रेक ना लगे, या मेरा ऑटोनोमस ब्लॉकिंग सिस्टम काम ना करे। या अगर मैं हाईवे मतलब मे बी मान लो टेरेन्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, और 4 व्हील ड्राइव है बाई चांस, तो हो सकता है कि ऐसा अपडेट आ जाए जिसकी वजह से मेरा एक फीचर अपडेट ही मतलब मेरा 4 व्हील ड्राइव काम करना बंद हो जाए। तो बहुत सारे इनसिक्योर थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ओवर द एयर अपडेट्स के लिए रेडी हैं, ठीक है। सिमिलरली सर्विस ट्रस्ट की हमने बात की थी पिछले सेशन में। व्हाट ड्राइव्स रिपीट सर्विस, ऐसी कौन सी चीज है जैसे कि क्वालिटी, ट्रस्ट या प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी जिसकी वजह से कस्टमर बार बार आपके पास सर्विस के लिए आएगा। ओके, आपको ये बात क्लियर है कि कंपनी एक बार गाड़ी बेच के इतना पैसा नहीं कमाती जितना वो सर्विस में कमाती है, ठीक है। क्योंकि सर्विस में कस्टमर रिपीटेडली जाता है, नए पार्ट्स परचेज करता है, नए एक्सेसरीज परचेज करता है, ठीक है। और उन एक्सेसरीज में अच्छा खासा मार्जिन होता है। सो जितनी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका मेजॉरिटी पैसा बनता है सर्विस से, ठीक है। सो इन सवालों के जवाब हमें एक बिजनेस को एज अ डेटा एनालिस्ट बताने हैं। आगे बढ़ते हैं। सो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल इज अ डेटा एनालिस्ट डज नॉट merely कैलकुलेट नंबर्स, ठीक है। एक डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं है, ओके। ये बात आपको समझनी होगी। एक डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं है, जबकि एक एनालिस्ट का काम होता है अनसर्टेनिटी रिड्यूस करना, ठीक है। यानी अगर एक बिजनेस डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और वो अनसर्टेन है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि उसके पास कोई क्लियर इंसाइट नहीं है, तो एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि उसे बिजनेसेस की अनसर्टेनिटी रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप बिजनेसेस को सर्टेन डिसीजंस लेने में हेल्प करोगे। अगर किसी भी एरिया या किसी भी स्कोप में एक बिजनेस अनसर्टेन है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या इसमें डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो अगर इस तरीके के कोई भी सवाल हैं तो ये अनसर्टेन डिसीजंस हो गए। अनसर्टेन डिसीजंस को डेटा के साथ आपको सर्टेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो इनसाइट्स देनी पड़ेंगी बिजनेसेस को ताकि वो एक सर्टेन डिसीजन ले पाए, और ऐसा डिसीजन ले पाए जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो और उसकी चांसेस ऑफ विनिंग हाईएस्ट हो, ठीक है। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं अक्रॉस दीज बिजनेस एरियाज जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा हायर होना चाहिए, ठीक है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बिजनेसेस को ये हेल्प करना पड़ेगा कि अगर आप इन बिजनेस एरियाज में बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपका एक सर्टेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट बिजनेस और स्टेक होल्डर्स वांट टू नो, ठीक है। सो सिंपल ऑब्जेक्टिव है, अ डेटा एनालिस्ट हेल्प्स बिजनेस मेक बेटर डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस लेने में आपको बिजनेसेस की मदद करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। एक डेटा एनालिस्ट को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या होती है या एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, जिसका आपको सोल्यूशन या आंसर बनाना पड़ेगा। सो बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब ये होता है ओके। सो बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है
बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब है अ बिजनेस प्रॉब्लम इज द डिसीजन द कंपनी नीड्स टू मेक. ओके, अ बिजनेस प्रॉब्लम इज द डिसीजन द कंपनी नीड्स टू मेक. बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है, और वो अनसर्टन है कि मुझे किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो एक बिजनेस प्रॉब्लम है. ओके, एनालिटिकल क्वेश्चन क्या चीज है? एन एनालिटिकल क्वेश्चन कन्वर्ट्स दैट डिसीजन इनटू समथिंग विच डेटा कैन आंसर. ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन क्या चीज है? एनालिटिकल क्वेश्चन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक डिसीजन लेने में आप बिजनेस की हेल्प कर सकते हो विद द डेटा विच इज अवेलेबल टू यू. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव दिस इज क्लियर. एनालिटिकल क्वेश्चन क्या है? एन एनालिटिकल क्वेश्चन कन्वर्ट्स दैट डिसीजन इनटू समथिंग डेटा कैन आंसर. ओके, सो जैसे अभी भी हमने पिछले बिजनेस एरियाज में सवाल देखे थे, एनालिटिकल क्वेश्चन क्या था कि विच इंजन टाइप वी शुड प्रमोट. क्या हमें बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करना चाहिए, या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करना चाहिए, या इंटरनल कंबशन इंजन प्रमोट करना चाहिए? तो वो बिजनेस प्रॉब्लम है. बिजनेस प्रॉब्लम को हमने एक एनालिटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. ठीक है, और उस डेटा के बेसिस पे हम आंसर कर देंगे, तो बिजनेस एक सर्टेन डिसीजन ले पाएगा. ओके, समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर. सिमरन, अमित, अमन, पुरुषोत्तम. यस सर. ओके, गुड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो अगर डिसीजन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है, विदाउट अ क्लियर डिसीजन, अगर आपकी एनालिसिस अगर एक क्लियर डिसीजन नहीं दे पाई, ठीक है, तो ये क्या सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ चार्ट्स बन के रह जाएगी. ठीक है, अगर आपकी एनालिसिस कोई डिसीजन करने में अगर हेल्प नहीं कर पाई, ठीक है, तो ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ चार्ट्स बन के रह जाएगी. दैट डज नॉट चेंज बिजनेस एक्शन. इसका मतलब क्या है? डेटा एनालिस्ट को एक ऐसा आउटकम जनरेट करना है जिससे कि जो बिजनेस ओनर है या स्टेक होल्डर है, वो एक क्लियर डिसीजन ले सके और उसके अराउंड एक्शन परफॉर्म कर सके. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डेटा एनालिस्ट इज. ठीक है, तो अब अगर आपको समझना है कि डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा एनालिस्ट को एक एनालिटिकल क्वेश्चन मिलेगा, या वो एक एनालिटिकल क्वेश्चन जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, और उसका एक क्लियर कट आउटकम जनरेट करेगा. उस आउटकम के थ्रू बिजनेस डिसीजन ले सकता है और नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो वो काम हमें करना है. ठीक है, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको अपने माइंड में एक क्लियर कट ये बात रखनी है कि जब मैं इस डेटा को एनालाइज करूंगा, जो आउटकम जनरेट होगा, उस आउटकम से ये बिजनेस एक डिसीजन ले पाए, और अगले क्या एक्शंस इसे लेने हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शंस, वो ये बिजनेस ले पाए. ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है. नहीं तो आप कोई भी ग्राफ जनरेट करो, कुछ भी आप चार्ट्स जनरेट करो, ठीक है, डेटा जनरेट करो, अगर उससे बिजनेस कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, सर्टेन डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो उस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं. ठीक है, तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी मैं एनालिसिस का आउटकम दूंगा बिजनेस को, तो बिजनेस उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएगा, और डिसीजन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा. ठीक बात है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कंपनी आस्क्स, लेट्स से एनालिटिकल क्वेश्चंस और बिजनेस प्रॉब्लम्स के अक्रॉस हमने पिछले ऊपर वाले स्लाइड में भी देखा था. जैसे बिजनेस पूछ रहा है विच मार्केट्स आर मोस्ट रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन है और एक बिजनेस प्रॉब्लम है. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट प्रिवेंट्स अडॉप्शन. ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से मार्केट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट नहीं कर पा रही. ठीक है, कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जो रेडी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए, और ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही. ठीक है, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इज वन सच प्रॉब्लम, हमने बात की थी. मान लो एक बंदा है, अपार्टमेंट्स में रहता है, अपार्टमेंट में वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे कहीं पे रहता है, ठीक है, और नीचे उसके पास फैसिलिटी नहीं है क्योंकि वहां सबकी पार्किंग फिक्स है, और उसकी जहां पे पार्किंग है वहां पे उसके पास चार्जिंग का एक्सेस नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल का. अब उसको खरीदनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होने की वजह से वो नहीं खरीद पा रहा. ठीक है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है,
मार्केट इज शोइंग इंटरेस्ट टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट बिकॉज ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप वो नहीं खरीद पा रहा गाड़ी। ठीक है, तो अब इसको कंपनी कैसे सॉल्व कर सकती है? कंपनी को कुछ नया मैकेनिज्म बिल्ड करना पड़ेगा कि वो सेल्फ चार्जिंग हो सके बैटरी, या वो सफिशिएंट बैटरी चार्जिंग स्टेशंस बनाए, ठीक है, जहां पे नियर बाई जाकर के गाड़ियां चार्ज हो सकें, या कोई ऐसा पोर्टेबल मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू आप गाड़ी के साथ मतलब ऐसा कुछ पोर्टेबल मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू बैटरी चार्जिंग हो सके। ठीक है, so something the business has to think of and invest in that area. Okay, इसके लिए businesses को डिसीजन करने के लिए प्रॉपर डेटा की एनालिसिस चाहिए और क्लियर आउटकम चाहिए। ओके, नाउ अब एनालिस्ट क्या करेगा? द एनालिस्ट कन्वर्ट्स, ओके, एनालिस्ट इसको कन्वर्ट करेगा इनटू मेजरेबल क्वेश्चंस। ठीक है, what you will do, you will convert this into measurable questions about, let's say, लोगों को इंजन प्रेफरेंस कौन सा है, ठीक है, चार्जिंग एक्सेस उनके पास है या नहीं है, ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, उनका इनकम ग्रुप क्या है, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी अडॉप्ट भी कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के अक्रॉस उनके कंसर्न्स क्या हैं। तो ये काम एक डेटा एनालिस्ट को करना पड़ेगा। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट कैन गो रॉन्ग? द टीम में एनालाइज इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स दैट डू नॉट हेल्प द डिसीजन। ठीक है, ये सबसे गलत चीज हो सकती है कि एक डेटा एनालिसिस टीम लगी रही, एनालाइज करती रही, ओहो यार ये इंटरेस्टिंग वेरिएबल है, ये इंटरेस्टिंग वेरिएबल है, ठीक है, और वो उसके अक्रॉस प्लॉट्स और एक्स वाई जेड चीजें करती गई, लेकिन वो सारी एनालिसिस करने के बाद भी बिजनेस को कोई भी हेल्प नहीं मिली। ठीक है, बिजनेस को इट डिड नॉट हेल्प द बिजनेस मेक अ डिसीजन। ठीक है, बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। इसी तरीके से अगर आपने गलती से कोई रॉन्ग सक्सेस मेट्रिक्स यूज किया, इफ यू यूज द रॉन्ग सक्सेस मेट्रिक्स, ठीक है, तो भी आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। ठीक है, या आपने कोई भी ऐसा एक्शन रिकमेंड किया जिस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इज नो ओनर अवेलेबल टू एग्जीक्यूट सच एक्शन। ठीक है, सो वो डेटा एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम डेटा को एनालाइज करें, हमारे डेटा की एनालिसिस का आउटकम बिजनेस को एक क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और एक क्लियर नेक्स्ट एक्शन लेने में हेल्प करेगा। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ हाउ टू वैलिडेट और मेजर इट, कैसे हम इसे वैलिडेट करेंगे या मेजर करेंगे बिजनेस प्रॉब्लम या एनालिटिकल क्वेश्चन को? सो सबसे पहले हमें ये देखना है, कंफर्म द डिसीजन ओनर, हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक आरएसीआई मैट्रिक्स होती है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स है, हर कंपनी में एक आरएसीआई मैट्रिक्स फॉलो होती है, इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा आरएसीआई मैट्रिक्स होना चाहिए इन एवरी कंपनी। ठीक है, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, और अगर आपको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा कि भाई हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस टास्क, और हु इज द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और द पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी आप डिसीजन ओनर आप जानना चाहते हैं, तो कंपनी में डिसीजन ओनर वो होता है हु इज अकाउंटेबल फॉर द प्रोजेक्ट इन द आरएसीआई मेथड। ठीक है, so a person who is accountable owns the outcome, he holds the ownership of that respective decision। ठीक है, so जब भी आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो, एक आरएसीआई मैट्रिक्स अवेलेबल होती है जिसके थ्रू सबको पता चलता है कि कौन किस प्रोजेक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखता है, कौन अकाउंटेबल है, हु इज द ओनर ऑफ द आउटकम। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी या जब भी कहीं एक्सपीरियंस्ड क्वेरी चाहिए होगी या हेल्प चाहिए होगी, तो किसको कंसल्ट करना है, हु इज गोइंग टू हु वी हैव टू रीच आउट टू, किसके पास हमें जाना है,
जिससे हम कंसल्ट करें और हमें वो हमारी प्रॉब्लम में से निकाल सके, और कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, दैट्स इट। उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना देना नहीं है, ना ही वो डिसीजन ओनर्स हैं, ना ही वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो आपको कंसल्टेंसी दे सकें अराउंड द प्रॉब्लम। दे जस्ट हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि वो ओनर्स हैं, उनके पास शेयर होल्डिंग्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनको बस स्टेटस इंफॉर्मेशन चाहिए कि अभी प्रोजेक्ट किस स्टेटस पे चल रहा है, ठीक है। तो हर कंपनी के अंदर एक आरएसीआई मैट्रिक्स होती है या होनी चाहिए, ओके। अब आपको अगर एज अ डेटा एनालिस्ट अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो टू एनालाइज दीज इंफॉर्मेशन एंड कम विथ अ डिसीजन और कम विथ अ मेजरेबल डिसीजन और एन आउटकम, सो आपको जो भी पर्सन अकाउंटेबल है उसके साथ में आपको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, और उससे आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, अबाउट व्हाट ऑल डिसीजंस यू नीड टू टेक, एंड देन यू हैव टू एनालाइज योर डेटा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तब आप अपनी डेटा की एनालिसिस को प्रॉपरली उस डायरेक्शन में करोगे। इसके बाद आपको लिखना होगा, यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डिसीजन, ठीक है, यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डिसीजन कि क्या डिसीजन लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा एनालिसिस, ओके। Until and unless you are able to write the exact decision out of your data analysis, the analysis goes waste, ठीक है। तो एनालिसिस से हमें क्लियर कट ये पता लगना चाहिए कि हमने क्या डिसीजन लिया है, ओके, या क्या डिसीजन हम ले पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस जो हमने की है, ओके। इसके बाद में डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे अभी हमने ये वाला डेटा सेट हम कंसिडर कर रहे हैं ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी का, जब हम इसकी डेटा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, तो हमें प्रॉपरली ये पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, वो टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है जो कि मेरे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेज करेगी, और अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन में हम अपने बिजनेस अपना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। सो डेटा एनालिसिस करने के बाद आपको आपकी क्लियर टारगेट पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू वैलिडेट और मेजर कि आपकी एनालिसिस सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। एंड agree on one or more measurable success metrics, ठीक है। This is the fourth important point. You have to agree on one or more measurable success metrics, ठीक है। सक्सेस मेट्रिक क्या हो सकती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं। जनरली वैसे जब भी हम कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो ओनर होता है वो ये डिफाइन करता है, जो पर्सन अकाउंटेबल होता है वो डिफाइन करता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ठीक है, एक मेजरेबल सक्सेस मेट्रिक ये हो सकती है कि मुझे एक क्लियर कट टारगेट पॉपुलेशन चाहिए जहां पे कम से कम 1 लाख लोग अग्री करते हैं ये प्रोडक्ट बाय करने से, और मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, और जो भी अदर पैरामीटर्स हैं जैसे उनके पास एक्सेसिबिलिटी है चार्ज करने की, और जो अदर पैरामीटर्स हैं वो भी सारे पॉजिटिव हैं, वो भी सारे फेवर में, ठीक है। तो दैट विल हेल्प मी फिगर आउट कि ठीक है, हाँ, दिस इज अ सक्सेसफुल मार्केट, और इस मार्केट के लिए अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के आगे मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के डिसीजन हमें लेने हैं। तो आई बिलीव ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारे पास सबसे पहली चीज जो एक डेटा एनालिस्ट को समझनी है वो है बिजनेस प्रॉब्लम और एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में चलूं, यहां पे मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो हमारी बिजनेस प्रॉब्लम है वो ये है, एन ऑटोमोटिव कंपनी वांट्स टू डिसाइड which markets, powertrains, charging services, connected features, purchase channels and service improvements deserve investment, ठीक है। ये है हमारी बिजनेस प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करनी है, ओके। और उसके अक्रॉस एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या हैं, ये आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कौन सा इंजन प्रमोट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहाँ है, ठीक है, कितनी ब्रांड लॉयल्टी है, कौन सी मार्केट्स में लॉयल्टी रिलेटेड हमें एक्शंस या कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी ताकि हमारे कस्टमर्स लॉयल रहें, हमारे ही प्रोडक्ट्स को परचेज करें, ठीक है। हम कौन कौन से डायरेक्ट चैनल्स के ऊपर बेच सकते हैं, ठीक है।
कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो एआई और ओवर द एयर अपडेट्स को वैल्यू करते हैं और वो रेडी हैं हमारी प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, जिसमें ओटीए यानी ओवर द एयर अपडेट इनेबल्ड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिपीटेड सर्विस कॉज कर सकते हैं, जिससे कि बार बार बंदा आए और अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हमारे पास से करवाए। ठीक है, बाहर मार्केट में ना जाए, लूज मार्केट से जाके सर्विस ना कराए, हमारे पास आए और हम उसको अच्छे से सर्विस करने का मौका मिले। तो वो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो दीज आर द एनालिटिकल क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम समझेंगे अपने डेटा सेट को। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक ये यूआरएल भेजा हुआ है। मैं अभी दोबारा से जूम पे डाल रहा हूँ, जूम चैट में शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डेटा सेट बनाया हुआ है, ऑटोमोटिव कंज्यूमर एनालिटिक्स डेटा सेट। ये भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग ओपन कर लीजिए इस डेटा सेट को। ठीक है, सो ये है हमारा डेटा सेट। ठीक है, अब इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ रोज हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, वो हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इसके अक्रॉस हम करेंगे। ठीक है, तो अब ये चीजें हमें समझनी है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, एक डेटा एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो अब आपके सामने डेटा अवेलेबल है। डेटा मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, आप लोगों ने इस डेटा को खोल भी लिया होगा। पुरुषोत्तम एंड मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अनोनिमस चीता आ चुका है। ठीक है, और बाकी और जो दो लोग हैं वो भी इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ कि हमें सारे ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स कॉलम्स क्या चीजें हैं और वो आपको क्लियर रहे राइट फ्रॉम डे वन। ठीक है, जब आप ये एक्सेल शीट खोल के देखोगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा एक रीडमी शीट खुली हुई है। अभी आपको चलना है रेस्पोंडेंट डेटा पे। ठीक है, रेस्पोंडेंट डेटा आपको ओपन करना है, रेस्पोंडेंट डेटा। ठीक है, रेस्पोंडेंट डेटा के थ्रू मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वो चीज अब हमें समझनी है। सो मैं अब आप लोगों के लिए एक काम करूंगा, मैं इसको दो पार्ट में रखता हूं। ठीक है, लेट्स से ऑन वन साइड आई कीप द डेटा सेट। ठीक है, ऑन द अदर साइड आई विल कीप दिस। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, देखो, सो हमें क्या करना है, आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। नाउ, सो सबसे पहले चीज जो हमें समझनी है वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस डेटा सेट के अंदर जब भी एक डेटा एनालिस्ट काम करना शुरू करता है उसको चार चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली, ऑब्जर्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, रो एंड कॉलम क्या चीज है। ठीक है, सो इसमें इसको थोड़ा बड़ा ही करा, वैसे ही समझा मुझे लोगों को।
सो सबसे पहली चीज जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन क्या चीज होती है? एन ऑब्जर्वेशन इज वन यूनिट बीइंग स्टडीड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? वन यूनिट जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वन यूनिट इसमें क्या है? जैसे अगर मान लो मैं अभी इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, जस्ट दिस कॉलम, तो ये कॉलम एक यूनिट है। इट इज जस्ट वन सिंगल यूनिट, ये वन यूनिट है। ठीक है, इस वन यूनिट को मैं ऑब्जर्वेशन कहूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा? ये है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बात समझ गए? क्या है? एक यूनिट को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या होता है? अ रो स्टोर्स वन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कौन स्टोर करता है? एक रो के पास एक ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, अ रो स्टोर्स वन ऑब्जर्वेशन, यानी अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूं, ठीक है, सो ये पूरी लाइन, ठीक है, दिस कंप्लीट लाइन जो पूरी मैंने स्ट्राइक की है ना, ये पूरी लाइन एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी एक सिंगल रो एक पूरे ऑब्जर्वेशन को स्टोर कर सकती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है उसमें बहुत सारे कॉलम्स हो। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल रो को आप एक ऑब्जर्वेशन समझ सकते हो। ठीक है, यू कैन कंसिडर वन रो एज वन ऑब्जर्वेशन। ओके, मैं यहां लिख देता हूं। So you can consider one row as one observation. ठीक है, सो अभी क्या है, इस डेटा सेट के अंदर अराउंड 3500 रोज हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3500 रोज हैं, तो मैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर 3500 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, 3500 ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस डिफरेंट कस्टमर्स। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो ये जो आपको सारी के सारी रोज दिख रही हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, ऑल दीज रोज, दीज आर ऑब्जर्वेशंस। ओके, क्लियर? ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है समझ में आ गया? एक रो को आप एक ऑब्जर्वेशन मान सकते हो। सपोज मैंने ये रो नंबर 4 सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये रो नंबर 4, दिस रो नंबर 4 कंप्लीटली इज एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स के अंदर जो इस रो का डेटा है, वो रो एक ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? इसके बाद में क्या है? क्या बात हुई? अ रो स्टोर्स वन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज वन यूनिट बीइंग स्टडीड। एक ऑब्जर्वेशन एक यूनिट है, एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन है हमारी, क्योंकि ऑटोमोटिव जो कंज्यूमर स्टडी डेटा सेट है, उसके अंदर सारी जो रोज हैं ये कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है। ये कंज्यूमर ने बताया कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो कौन से इंजन में इंटरेस्टेड है, क्या उसके पास चार्जिंग फैसिलिटीज हैं या नहीं है। हमने जैसे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन पूरी रो में डिफाइंड है, और वो रो एक ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो एक रो को हम एक ऑब्जर्वेशन मानते हैं। सिमिलरली, अ वेरिएबल इज वन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल इज वन कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो रो वाइज तो ऑब्जर्वेशन हो गई, कॉलम वाइज हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो अ कॉलम स्टोर्स दैट वेरिएबल फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास डेटा सेट के अंदर, एक कॉलम क्या करता है? एक कॉलम पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक स्टोर करता है अक्रॉस ऑल द कॉलम्स, अक्रॉस ऑल द रोज। ठीक है, सो अगर यहां पे हम आ जाएं, तो अगर आप समझोगे, अगर हम रो वाइज देखें, जैसे मान लो ये एक एज कॉलम है। ठीक है, ये एज कॉलम एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, दिस एज कॉलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इस एक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने एज स्टोर की हुई है। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक कॉलम है। ठीक है, और इसके अंदर ये जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं।
इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। सिमिलरली हमारे पास जेंडर कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, हमारे पास एनुअल इनकम यूएसडी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, हमारे पास ओनरशिप स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे पास प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो कॉलम को हम कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं और रो को हम समझते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो मैं यहां लिख देता हूं। सो रोज आर ऑब्जर्वेशंस एंड columns are characteristics. ओके, रोज क्या है? रोज ऑब्जर्वेशंस है, और कॉलम्स क्या है? कॉलम्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। ये जो कॉलम्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप वेरिएबल भी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज वेरिएबल एज वेल। यानी एक कॉलम एक वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशंस। सो जैसे एज एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि अगर आप देखो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पे ये वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, कहीं पे 34 है, कहीं पे 24 है, कहीं पे 54 है, कहीं पे 45 है, कहीं पे 37 है। सो ये वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, because these values change, hence we call these values as variables. Okay, so age एक वेरिएबल हो सकता है, सिमिलरली जेंडर एक वेरिएबल है। ठीक है, सिमिलरली कंट्री एक वेरिएबल है, सिमिलरली ओनरशिप स्टेटस एक वेरिएबल है, या प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन एक वेरिएबल है। तो आप इसे कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर के लिए, और एक जो टेक्निकल स्टेक होल्डर है जैसे कि एक प्रोग्रामर है या डेटा एनालिस्ट है, वो इसको वेरिएबल समझ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको ऑपरेशंस परफॉर्म कर। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक यहां तक। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज क्लियर। So we'll keep it limited to this today, and next we will continue in the next session.